हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज का जो वीडियो है ये है बैंकर्स एल्गोरिथम के ऊपर। ये आता है डेडलॉक अवॉइडेंस के अंडर। तो आज चलिए बात करते हैं बैंकर्स एल्गोरिथम की। बैंकर्स एल्गोरिथम क्या होती है? देखिए, बैंकर्स एल्गोरिथम हम रन करते हैं अपने सिस्टम में ये चेक करने के लिए कि वेदर आवर सिस्टम इज इन सेफ स्टेट और नॉट। अभी बात आती है कि सेफ स्टेट और अनसेफ स्टेट का क्या होता है। भाई हमने बोल तो दिया कि भाई ये चेक कर रहे हैं कि सिस्टम हमारा सेफ स्टेट में है या सेफ स्टेट में नहीं है। तो देखिए, सेफ स्टेट से और अनसेफ स्टेट से बात क्या है। एक पहले छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज कीजिए आप जो है ओवर स्पीड में गाड़ी चला रहे हैं, मतलब स्पीड लिमिट है मान लीजिए 80, आप 80 से ऊपर गाड़ी चला रहे हो, 100, 120, 140। तो हम जनरली क्या बोलते हैं कि भाई इतनी तेज नहीं चलानी चाहिए, ये क्या है, खतरा है, खतरे की घंटी है। स्पीड में गाड़ी चलाना मतलब खतरे की घंटी है। अब देखिए, खतरे की घंटी से मतलब क्या है, ऐसा तो है नहीं कि आप तेज गाड़ी चलाओगे तो आपका एक्सीडेंट 100% होगा। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन आप डेंजर जोन में हो। तो इसी तरह से क्या है, अगर हमारा सिस्टम बैंकर्स एल्गोरिथम में पास हो जाता है तो हमारा सिस्टम क्या है, सेफ स्टेट में होता है। अगर हमारा सिस्टम अनसेफ स्टेट में है तो इसका मतलब क्या है, सिस्टम में डेडलॉक, सिस्टम में क्या है, डेडलॉक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ठीक है। तो अब बात करते हैं बैंकर्स एल्गोरिथम की। बैंकर्स एल्गोरिथम में कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं उनकी बात कर लेते हैं। देखिए, बैंकर्स एल्गोरिथम में जो पैरामीटर्स होते हैं वो कौन कौन से पैरामीटर होते हैं, वो हैं आपके मैक्सिमम नीड, पहला पैरामीटर है आपका। दूसरा पैरामीटर है आपका करंट एलोकेशन। तीसरा है आपका रिमेनिंग नीड। चौथा है आपका करंट अवेलेबल। ठीक है, ये चार पैरामीटर्स हैं जो आप बैंकर्स एल्गोरिथम में यूज करेंगे। अब पहला पैरामीटर है मैक्सिमम नीड। मैक्सिमम नीड जो पैरामीटर है वो क्या बताता है, वो ये बताता है मैक्सिमम डिमांड ऑफ रिसोर्सेज बाय द प्रोसेस। यानी किसी भी प्रोसेस को अपनी लाइफ साइकिल में, अपनी पूरी ड्यूरेशन में, जब तक वो मेमोरी में से निकल नहीं जाता, कितने रिसोर्सेज की जरूरत है, वो है उसकी मैक्सिमम नीड। आप इसको मान सकते हैं कि ये क्या है, आपको अपना पेट भरने के लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ रोटी जितनी चाहिए, ये आपको ये बताता है। अब दूसरा पैरामीटर है करंट एलोकेशन। करंट एलोकेशन क्या है? करंट एलोकेशन बताता है कि एट प्रेजेंट आपको कितने रिसोर्सेज दिए जा चुके हैं। क्या बताता है? एट प्रेजेंट आपको कितने रिसोर्सेज दिए जा चुके हैं। व्हाट आर द करंटली एलोकेटेड रिसोर्सेज टू द प्रोसेस। यानी आपको भूख थी मान लीजिए 10 रोटी की, मैक्सिमम भूख, आपका पेट जो है 10 रोटियों में शांत हो जाएगी, भूख शांत हो जाएगी। अब बात करते हैं करंट एलोकेटेड। आपको एट प्रेजेंट क्या है, 4 रोटी मिल चुकी है, तो वो क्या है, करंट एलोकेशन। यानी मैक्सिमम नीड कितनी थी, 10 रोटी की, और करंटली कितनी एलोकेट हो चुकी है, 4। ठीक है। अब बात है रिमेनिंग नीड। रिमेनिंग नीड क्या बताता है आपको कि भाई किसी भी प्रोसेस को अभी कितने और रिसोर्सेज की जरूरत है अपना एग्जीक्यूशन खत्म करने के लिए। यानी आफ्टर करंट एलोकेशन व्हाट इज द रिमेनिंग नीड। तो इसका मतलब क्या है, कितने रिसोर्सेज की और जरूरत है। भाई आपको 10 रोटी की भूख थी, 4 रोटी अभी तक आपको मिल चुकी है, तो अभी कितनी चाहिए, 6। तो इसका मतलब क्या है, क्या फॉर्मूला बना, मैक्सिमम नीड माइनस करंट एलोकेशन। यानी जितनी आपको अधिकतम जरूरत थी उसमें से अगर आपको जितना अभी तक मिल चुका है उसको अगर आप माइनस कर देते हैं तो आपको मिल जाता है आपकी रिमेनिंग नीड। और चौथा पैरामीटर है आपका करंट अवेलेबल। करंट अवेलेबल से मतलब क्या है, टोटल अवेलेबल माइनस करंट एलोकेशन। इसका मतलब क्या है, जितने रिसोर्सेज आपके पास थे, टोटल रिसोर्सेज, उसमें से जितने रिसोर्सेज अभी तक आपने बांट दिए, जितने रिसोर्सेज आप दे चुके हो प्रोसेस को, आप उसको माइनस कर देंगे तो आपको करंट अवेलेबल, यानी आपको इस समय करंटली कितना अवेलेबल है। ठीक है। मान लीजिए टोटल रोटियां थी 50, अलग अलग लोगों को थोड़ी थोड़ी रोटी दे दी, अभी आपको मान लीजिए आपके पास बची रोटी कितनी, 20। तो 20 क्या आपकी करंट अवेलेबल है, जितनी रोटी आपके पास अभी तक बची है। तो ये एक एग्जाम्पल था। अब बात करते हैं एक क्वेश्चन की हेल्प से, जिसकी हेल्प से आपको बैंकर्स एल्गोरिथम समझ में आएगी। अभी तक थ्योरेटिकल पार्ट में तो इतना ही था। अगर थ्योरेटिकल पार्ट में हम बात करें तो सिर्फ हमें पैरामीटर्स के बारे में इंफॉर्मेशन पता चलती है, लेकिन ये किस तरह से काम करती है इसके लिए आपको क्वेश्चन की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो हम एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन में क्या है, देखिए गिवन है टोटल अवेलेबल। टोटल अवेलेबल क्या है, ए बी सी 10 5 7, ए बी सी 10 5 7। अब देखिए ध्यान देने वाली बात है, ये ए बी सी क्या है, ए बी सी क्या है, 3 तरह के रिसोर्सेज हैं। क्या है, 3 डिफरेंट टाइप ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, आप इसको एग्जांपल ले लीजिए, आप ऐसे समझ लीजिए 3 अलग अलग तरह की रोटियां हैं, ए बी सी। ठीक है, ए की 10 यूनिट है, बी की 5 यूनिट है, सी की 7 यूनिट है।
यानी आपके सिस्टम में जो रिसोर्सेज हैं ए बी सी, इसकी कितनी कितनी यूनिट अवेलेबल है वो यहाँ पे बताया गया है। यानी ए की टोटल 10 यूनिट अवेलेबल है, बी की टोटल 5 यूनिट अवेलेबल है और सी की टोटल 7 यूनिट अवेलेबल है। तो 3 तरह की यूनिट आपको अवेलेबल है ए बी सी की, जो आपको बता दी कितनी कितनी वैल्यू अवेलेबल है। अब अगला जो पैरामीटर आपको गिवन है वो है मैक्सिमम नीड, यानी ए बी सी रिसोर्सेज के लिए जो प्रोसेस P1, P2, P3, P4, P0 है, इनकी कितनी कितनी यूनिट है। इसका मतलब आप इसको देख लीजिए, ये जो गिवन है आपको टेबल, इससे आप निकाल सकते हैं। मतलब प्रोसेस P1, P0 सॉरी ये है प्रोसेस P0, प्रोसेस P0 को या प्रोसेस P0 को ए रिसोर्स की 7 यूनिट की आवश्यकता है, प्रोसेस P0 को बी रिसोर्स की 5 यूनिट की आवश्यकता है, प्रोसेस P0 को प्रोसेस रिसोर्स सी की 3 यूनिट की आवश्यकता है। इसी तरीके से प्रोसेस P1 दिया होना है आपको, इसको क्या है, ए की कितनी यूनिट चाहिए 3, बी की कितनी यूनिट चाहिए 2, सी की कितनी यूनिट चाहिए 2। इसी तरह से प्रोसेस P2 को अपना एग्जीक्यूशन पूरा करने के लिए ए की कितनी यूनिट चाहिए 9, बी की कितनी यूनिट चाहिए 0, सी की कितनी यूनिट चाहिए 2, P3 को कितनी चाहिए, ए की 2, बी की 2, सी की 2। इस तरह से प्रोसेस P4 को रिसोर्स ए की कितनी यूनिट चाहिए 4, बी की कितनी यूनिट चाहिए 3, सी की कितनी यूनिट चाहिए 3। तो ये है आपकी मैक्सिमम नीड, यानी आप किसी भी रिसोर्स को, यानी किसी भी रिसोर्स को लगने वाली जितनी मैक्सिमम भूख है, जितना उसकी भूख शांत हो जाएगी, कितनी उसको रोटियां चाहिए, वो यहाँ पे गिवन है। यानी किसी भी रिसोर्स को किसी भी प्रोसेस को अपना एग्जीक्यूशन खत्म करने के लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ रिसोर्सेज कितने चाहिए वो यहाँ पे आपको गिवन है। ठीक है, ये चीज होगी। अब है अगला पैरामीटर है करंट एलोकेशन। अब बात करते हैं करंट एलोकेशन की। करंट एलोकेशन की बात करें तो करंट एलोकेशन में आपके जो रिसोर्सेज हैं ए बी और सी, P0 को ए रिसोर्स की 0 यूनिट आपको एलोकेट की गई है। रिसोर्स P0 सॉरी प्रोसेस P0 को रिसोर्स बी की 1 यूनिट गिवन है, प्रोसेस P0 को रिसोर्स सी की 0 यूनिट गिवन है। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया, ए की कितनी यूनिट दी गई है P0 को, बी को कितनी यूनिट दी गई है, सी की कितनी यूनिट दी गई है। इसी तरह से अगर बात करें लास्ट वाले प्रोसेस की, प्रोसेस P4 को रिसोर्स ए की 0 यूनिट दी गई है, रिसोर्स बी की 0 यूनिट दी गई है और रिसोर्स सी की 2 यूनिट दी गई है। आई बात समझ में? तो ये चीज क्या हो गई आपकी करंट एलोकेशन। अब हमें इतनी चीज तो गिवन है, अब बाकी की चीज हमें खुद से पता करनी है। अब हमें निकालना है रिमेनिंग नीड को। क्या निकालना है, रिमेनिंग नीड को। तो लिख लेते हैं रिमेनिंग नीड की बात कर लेते हैं। अब देखिए रिमेनिंग नीड के लिए हमने फॉर्मूला क्या लगाया था, मैक्सिमम नीड माइनस करंट एलोकेशन। मैक्सिमम नीड क्या थी, ये करंट एलोकेशन ये है, तो हम इसी तरीके से हम क्या निकालेंगे, रिमेनिंग नीड। कैसे निकालेंगे, देखिए प्रोसेस P0 को रिसोर्स ए की 7 यूनिट की मैक्सिमम आवश्यकता थी। कितनी आवश्यकता थी, 7 यूनिट की, लेकिन उसको मिली कितनी है अभी तक 0। तो अभी कितनी और चाहिए, कितनी चाहिए 7 माइनस 0, 7 माइनस 0 कितना हो गया 7। इसी तरीके से प्रोसेस P0 को बी की 5 यूनिट चाहिए थी, लेकिन मिली कितनी है अभी तक, सिर्फ 1। तो इसका मतलब कितनी और चाहिए इसको, 4। इसी तरीके से सी की कितनी यूनिट चाहिए थी P0 को, 3, लेकिन मिली कितनी है अभी तक 0। तो कितनी और चाहिए, 3 माइनस 0, 3। देखिए ये फॉर्मूला यहां भी लिखा हुआ है, आप यहां से भी देख सकते हैं। एक बार आपने फॉर्मूला देख लिया, उसके बाद आप क्वेश्चन अपने आप करते चले जाएंगे। इसी तरीके से मैं P1 के लिए लिख लेता हूं 3 माइनस 2 1। इसी तरह से हम प्रोसेस P1 के लिए करेंगे। इसको चाहिए कितनी थी यूनिट, रिसोर्स ए की 3, मिली कितनी है 2, तो रिमेनिंग कितनी हुई 1। इसी तरह से रिसोर्स बी की कितनी यूनिट चाहिए थी 2, मिली हुई कितनी है इस समय 0, तो कितनी और चाहिए इसको अभी 2। सी की कितनी है यूनिट 2 चाहिए उसको, मिली कितनी है 0, तो कितनी और चाहिए 2। इसी तरीके से हम बाकी का भी निकाल लेंगे।
ये मैंने इसलिए लिख दिया ताकि आपको ध्यान रहे, पी नॉट के लिए ये है, P1 के लिए ये है, P2 के लिए ये है, P3 के लिए ये है और P4 के लिए ये है। अब देखिए हमने रिमेनिंग नीड निकाल ली है। अब हम निकालेंगे करंट अवेलेबल। करंट अवेलेबल कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला लिखवाया हुआ है इसके लिए। फॉर्मूला क्या है, टोटल अवेलेबल माइनस करंट एलोकेशन। टोटल अवेलेबल कितने हैं उसके लिए, टोटल अवेलेबल यहाँ पे गिवन है, ए की 10 यूनिट है, बी की क्या है 5 और सी की क्या है 7। तो करंट अवेलेबल कैसे निकालेंगे, देखिए पहले निकालेंगे हम करंटली एलोकेटेड का समीशन, यानी यहाँ पे देखिए ए की कितनी यूनिट, रिसोर्स ए की कितनी यूनिट अभी तक दी जा चुकी हैं, 2 + 3 5 + 2 7, यानी ए की 7 यूनिट अभी तक सभी प्रोसेस को दी जा चुकी है। इतनी यूनिट इसकी बांटी जा चुकी हैं दूसरे अलग अलग प्रोसेस को, कितने में से 10 में से, ठीक है। अब बी की कितनी यूनिट दी जा चुकी हैं, 1 + 1 2। सी की कितनी यूनिट दी जा चुकी हैं, 2 + 1 + 2, यानी 2 और 1 3 2 5, यानी इतनी यूनिट रिसोर्स ए की दी जा चुकी हैं, इतनी यूनिट रिसोर्स बी की दी जा चुकी हैं, इतनी यूनिट रिसोर्स सी की दी जा चुकी हैं। तो अब करंट अवेलेबल क्या होगा, 10 - 7, ये वाला 10 टोटल अवेलेबल -7 कितना आ गया 3। बी की कितनी हो जाएगी 5 - 2 कितना हो गया 3, और सी के लिए कितना हो जाएगा 7 - 5 कितना हो जाएगा ये 2। तो रिसोर्स ए की अब 3 यूनिट अवेलेबल हैं, रिसोर्स बी की 3 यूनिट अवेलेबल हैं और रिसोर्स सी की 2 यूनिट अवेलेबल हैं। यानी ये यूनिट इतनी अवेलेबल हैं कि अगर कोई प्रोसेस इन यूनिट में से कुछ मांगता है तो हम इसको फुलफिल कर सकते हैं। यानी इतनी रोटी अभी हमारे पास बची हुई हैं, अलग अलग तरह की जो रोटी हमारे पास बची हुई है, अब कोई मांगता है तो अब उसकी यूनिट को हम फुलफिल कर सकते हैं। अब देखिए अब करना क्या होता है, यहां से हमारा स्टार्ट होता है कि भाई बैंकर्स एल्गोरिथम कैसे फुलफिल करती है। देखिए इतनी यूनिट अवेलेबल है, इतनी अभी नीड है। अब इसमें से देखिए इन रोटियों में से किसकी भूख को शांत किया जा सकता है, हम P1 की भूख को शांत कर सकते हैं क्योंकि P1 को चाहिए 1 यूनिट किसकी, रिसोर्स ए की, यहाँ पे अवेलेबल है हमारे पास 3 यूनिट। बी की कितनी यूनिट चाहिए 2, हमारे पास 3 है यहाँ पे। सी की कितनी यूनिट चाहिए और उसको 2, हमारे पास यहाँ पे 2 है। P1 की भूख हम शांत कर सकते हैं। इसी तरीके से हम P3 की भूख शांत कर सकते हैं, क्यों, उसको चाहिए A की कितनी यूनिट 0, यहाँ पे हमारे पास 3 है। B की कितनी चाहिए 1, हमारे पास 3 है। C की कितनी चाहिए 1, हमारे पास 2 है। तो यानी हम P1 की भी भूख शांत कर सकते हैं और P3 की भी भूख शांत कर सकते हैं ना। तो यानी इतने रिसोर्सेज उनको हम दे सकते हैं क्योंकि हमारे पास इतने अवेलेबल हैं। तो सपोज कीजिए हमने सबसे स्टार्टिंग में कोई सा भी प्रोसेस उठा लीजिए, या तो P1 उठा लीजिए या P3 उठा लीजिए। मैंने उठा लिया P1, ठीक है। P1 को मैंने कितने यूनिट दे दी, उसको कितनी चाहिए थी 1 2 2, इतनी यूनिट मैंने उसको दे दी। तो अब मेरे पास कितने अवेलेबल बचे यहाँ पे, 3 में से 1 गया, 3 में से 1 गया 2, 3 में से 2 गया 1, और 2 में से 2 गए कितने 0। अब हमारे पास इतने बचे, हमने इसकी भूख शांत कर दी। P1 क्या है हमारा, ये 1 2 2, इसकी भूख कितनी है, इतनी है। अब जब इसकी भूख शांत हो जाएगी, इसने यानी इसका मतलब क्या हुआ, P1 को इतने रिसोर्स और चाहिए थे, हमने उसको इतने रिसोर्स प्रोवाइड करा दिए। P1 अपना एग्जीक्यूशन पूरा करेगा, पूरा करने के बाद वो मेमोरी से बाहर चला जाएगा, यानी P1 ने अपना एग्जीक्यूशन पूरा किया। अब देखिए जब वो मेमोरी से बाहर जाएगा, यहाँ पे ये नोट करने वाली बात है, जब कोई प्रोसेस अपना एग्जीक्यूशन खत्म करके मेमोरी से बाहर जाता है तो जितने भी रिसोर्सेज उसने होल्ड किए हुए थे, जितने भी रिसोर्सेज उसने यूज किए हैं ड्यूरिंग अपने एग्जीक्यूशन में, वो उन सभी को रिलीज करके जाएगा। क्या करके जाएगा, उन सभी को रिलीज करके जाएगा। क्या करेगा, रिलीज करेगा। तो जब वो रिलीज करेगा तो क्या करेगा भाई, ये जो अभी इसने और जरूरत हुई ये भी रिलीज करेगा, यानी ये वापस यहाँ पर रिलीज हो जाएंगे। साथ साथ और क्या रिलीज करेगा, जो इसने ये वाले होल्ड किए हुए थे, क्या ये वाले, यानी जितने भी उसने टोटल रिसोर्सेज अपने पास होल्ड किए हुए थे वो सब के सब रिलीज कर देगा। तो अभी कितने उसने रिसोर्सेज होल्ड किए हुए थे, एक तो ये पहले से होल्ड थे, इतने उसको अभी मिले थे, तो ये दोनों के दोनों जितने भी रिसोर्सेज थे वापस से वो अपने उसको रिलीज करेगा। तो ये और ये वापस यहाँ जाएंगे तो कितना हो जाएगा, वापस इसमें दोबारा से ऐड ऑन कर देंगे
200 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 200 और ये क्या है 122 122। इसको अगर हम ऐड करते हैं तो कितना बनता है 2 और 2 4 और 1 5 2 और 1 3 और 2। अब हमारे पास क्या हुआ P1 की नीड पूरी कर दी, P1 ने अपना एग्जीक्यूशन खत्म किया, वो निकल गया। जो उसने रिसोर्सेज होल्ड किए थे वो वापस उसने लौटा दिए, उनको फ्री कर दिया। तो अब हमारे पास करंट अवेलेबल कितने हो गए 532। अब हमारे पास करंट अवेलेबल इतने रिसोर्सेज हैं। अब इन रिसोर्सेज से किसकी नीड पूरी कर सकते हैं वो देख लीजिए। भाई P1 की तो पूरी हो चुकी तो इसको हटा दीजिए। अब किसकी नीड पूरी कर सकते हैं, इसमें से हम P3 की नीड कर सकते हैं क्योंकि पहले भी कर पा रहे थे, और अब P4 की भी नीड पूरी कर सकते हैं। सपोज कीजिए अब मैं एग्जांपल ले लेता हूं P3 का। P3 की अगर मैं नीड पूरी करता हूं, कौन सी नीड पूरी करूंगा 011, इसमें से 011 की नीड पूरी करी, इसको 011 इसमें से एलोकेट कर दिया। ठीक है 011 अगर मैं इसको एलोकेट करूंगा 011 तो मेरे पास यहाँ कितना बचेगा 521। अब मेरे पास बचे कितना इतना। अब जब P1 अपना एग्जीक्यूशन खत्म कर लेगा तो क्या करेगा, इसको भी रिलीज करेगा 011 को, और साथ में क्या रिलीज करेगा 211 को। तो इसमें वापस से हम 011 और 211 को ऐड कर देंगे 011 और 211। तो अब कितना हो जाएगा हमारा 7 2 1 3 और 1 4 और ये क्या हो गया 3। अब हमारे पास कितना हो गया इतना। इसी तरीके से अब हम क्या करें, अब देखेंगे कि हम किसी और की नीड पूरी कर सकते हैं। यस, अब हम लगभग P1 P0 की भी नीड पूरी कर सकते हैं, P2 की भी कर सकते हैं, P4 की भी कर सकते हैं। यानी अब बचे हुए जितने भी रिसोर्सेज हैं अब हम सभी की नीड पूरी कर सकते हैं। तो अब कोई और भी आप प्रोसेस जो भी अपना लेना चाहें आप ले सकते हैं। मान लीजिए मैंने P0 ही ले लिया, P0 लूंगा तो क्या होगा 7 4 3 पूरे के पूरे यूज हो जाएंगे। तो 7 4 3 पूरे यूज कर दिए, प्लस तो यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा 0 0 0, क्योंकि हमने ये 7 4 3 क्या है P0 की नीड को पूरा कर दिया। ठीक है P0 की नीड पूरा कर दिया। P0 ने जब अपना एग्जीक्यूशन खत्म किया तो इनको भी फ्री करेगा और साथ साथ किसको फ्री करेगा, साथ साथ फ्री करेगा इसको 010 को। तो 010 को फ्री किया तो कितना हो गया 7 4 3 0 1 0। तो अब बचा कितना आपका 3 4 1 5 और 7। अब इसी तरीके से P2 की भी नीड पूरी कर देगा। जब P2 की नीड पूरी कर देगा तो ये फ्री हो जाएगा। ठीक है P2 की जब नीड पूरी हो जाएगी तो यहां से क्या होगा, ये जो उसको चाहिए था वो भी फ्री करेगा, साथ साथ ये भी फ्री करेगा। तो वापस क्या है 302 को ऐड कर दो, ये कितना हो जाएगा 10 5 5। अब लास्ट में किसकी नीड पूरी करेगा P4 की नीड पूरी करेगा। ठीक है अब किसकी नीड पूरी करेगा P4 की जब नीड पूरी करेगा तो P4 ने अपना एग्जीक्यूशन खत्म किया, खत्म करने के बाद मेमोरी से बाहर हो जाएगा तो बचा हुआ जो रिसोर्स था उसको भी फ्री करेगा। फ्री कर दिया तो अब बचा कितना, अब इसमें 10 5 5 में ऐड कर देंगे कितना 002 तो बचा कितना आपका 10 5 और 7। तो आपके सारे के सारे रिसोर्स फ्री हो गए। अब देखिए एंड में ध्यान देने वाली बात यह है कि जब सारे प्रोसेस अपना एग्जीक्यूशन खत्म करके चले गए और सारे के सारे रिसोर्सेज उन्होंने अपने जितने भी होल्ड किए थे वो फ्री कर दिए, तो जो फाइनली आपके पास रिटर्न होके आए रिसोर्सेज हैं वो आपके होने चाहिए टोटल अवेलेबल के बराबर। तो शुरू में सिस्टम में प्रोसेस आने शुरू हुए थे टोटल रिसोर्सेज कितने थे 10 5 और 7। ए बी सी की कितनी यूनिट अवेलेबल थी 10 5 और 7। अब फाइनली जब सारे प्रोसेस अपना एग्जीक्यूशन खत्म करके चले गए तो कितनी यूनिट बची हैं 10 5 और 7। यानी हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है। तो यानी इतनी यूनिट्स अवेलेबल से हमने क्या किया, जितने भी प्रोसेस आए थे हमारे सिस्टम में हमने उन सभी की नीड को पूरी कर सके। यानी बैंकर्स एल्गोरिथम से हमें ये पता चल गया कि जितने भी प्रोसेस हमारे पास हैं हम उनकी नीड को पूरा कर पा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, हमारा सिस्टम जो है वो है इसमें सेफ स्टेट में। अगर किसी वजह से हम इसको जब एग्जीक्यूशन में कर रहे थे, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे, किसी वजह से हमें ये लगता है कि कोई भी प्रोसेस की नीड हम पूरी नहीं कर पा रहे, किसी भी प्रोसेस की नीड पूरी नहीं कर पा रहे। मान लीजिए जैसे शुरू में हमने लिया था कि भाई हम P1 की नीड भी पूरी कर पा रहे थे और P3 की, हो सकता है हम किसी की भी नीड पूरी नहीं कर पा रहे। उस केस में हमारा सिस्टम क्या होता, हमारा सिस्टम होता हमारा इस अनसेफ स्टेट के अंदर। क्या होता, अनसेफ स्टेट के अंदर। अनसेफ स्टेट में होने का मतलब क्या है, अनसेफ स्टेट में होने का मतलब ये है कि हमारा सिस्टम डेडलॉक में जा भी सकता है और डेडलॉक में नहीं भी जा सकता, कोई गारंटी नहीं है। ठीक है अब एक चीज और आती है, एक क्वेश्चन और आता है इसमें, व्हाट इज सेफ सीक्वेंस। क्या होता है सेफ सीक्वेंस, डेडलॉक एल्गोरिथम से जुड़ा हुआ ये सवाल है कि सेफ सीक्वेंस क्या होता है। देखिए सेफ सीक्वेंस वो सीक्वेंस होता है जिस सीक्वेंस में आप
प्रोसेस की नीड्स को पूरा कर पाते हो पूरे सिस्टम के। यानी अभी हमने क्या करा, सबसे पहले P1 की नीड पूरी करी, फिर P3 की करी, P0 की P2 की करी, P4 की। इस तरीके से हमने क्या किया, पांचों के पांचों प्रोसेस की नीड को पूरा कर दिया। तो ये जो सीक्वेंस हुआ, यानी पहले हमने P1 की, फिर उसके बाद P3 की, फिर P0 की, ये क्या है, ये जो सीक्वेंस है, जिस सीक्वेंस में हमने किया, इस सीक्वेंस को बोलते हैं सेफ सीक्वेंस। तो इस क्वेश्चन के लिए ये जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, सेफ सीक्वेंस क्या है, सेफ सीक्वेंस है आपका P1, P3, P0, P2 और P4। ये क्या आपका सेफ सीक्वेंस। अब जो सेफ सीक्वेंस है ये यूनिक हो भी सकता है, यूनिक नहीं भी हो सकता है। अब जो सेफ सीक्वेंस है वो यूनिक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अब यूनिक क्यों नहीं हो सकता ये, अब देख लीजिए। देखिए हमने सबसे शुरू में जो नीड पूरी की थी P1 की थी, हम चाहते तो P3 की भी कर सकते थे। अगर हम P3 की करते तो सीक्वेंस क्या बनता हमारा, सीक्वेंस बनता हमारा P3, P1, P0, P2, P4। ठीक है, यानी अलग अलग तरीकों से भी हम अपनी इसकी नीड्स को पूरा कर सकते हैं। हम सीक्वेंस बदला भी जा सकता है। तो सीक्वेंस सेम हो हमेशा हर किसी का वो जरूरी नहीं है, इसलिए बोला कि जो आपका सेफ सीक्वेंस है वो आपका अलग हो सकता है हर किसी अलग अलग इंडिविजुअल के लिए। ठीक है, लेकिन सेफ सीक्वेंस आपका तभी मिलेगा जब आपका सिस्टम क्या होगा, सेफ होगा, यानी आप सबकी नीड को पूरा करा पाओगे। तो ये था बैंकर्स एल्गोरिथम। आई होप आपको सभी को समझ में आया होगा। तो आज का टॉपिक यहीं खत्म करते हैं। जय हिंद।